हेलो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम में ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने वीडियोस में क्या देखा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब समझा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, राइट। फिर हमने देखा कि दो टाइप के कॉस्ट हमने समझे, राइट। दो टाइप के कॉस्ट समझे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। अब ये चैप्टर में दो मेन पार्ट्स है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो मेन पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था? मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट जो हमने पूरा किया, ठीक है। उसमें हर एक स्पेसिफिक कॉस्ट को कैसे काउंट किया जाता है हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैसे काउंट करेंगे, राइट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर कैलकुलेट करना है या मेजर करना है तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के डिफरेंट चार अप्रोचेस, डिफरेंट फोर अप्रोचेस है, ठीक है। कितने? चार अप्रोचेस थे। कौन से थे? एक तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच था, फिर दूसरा था डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, फिर था अर्निंग पर शेयर अप्रोच, राइट, और लास्ट था रियलाइज यील्ड अप्रोच। ये चार अप्रोचेस हमने देखे थे, चार अप्रोचेस देखे थे कि जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सेकेंड स्पेसिफिक कॉस्ट कौन सा देखा था? वो था कॉस्ट ऑफ डेट या तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें क्या देखा था कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है, डिस्काउंट पे भी इशू होता है। ये तीन देखे थे। और लास्ट देखा था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, कि जिसमें हमें पहले KDB मतलब कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स हमें फाइंड करना है, उसके बाद KDA कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ये हमने देखा था सेकेंड स्पेसिफिक कॉस्ट कौन सा था? कॉस्ट ऑफ डेट या तो डिबेंचर्स। थर्ड हमने देखा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो उसमें हमने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स के दो टाइप्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के दो टाइप्स आते हैं। कौन से थे? एक तो था रिडीमेबल और दूसरा था इररिडीमेबल, राइट। कि इररिडीमेबल और रिडीमेबल में क्या डिफरेंस है? इररिडीमेबल जो है उसमें पीरियड, टाइम के बारे में मेंशन नहीं किया होता है, और रिडीमेबल जो था उसमें पीरियड, ठीक है, मैच्योरिटी का पीरियड जो है या टाइम जो है एन हमें दिया हो तो हमें पता चल जाएगा। फिर ये थर्ड स्पेसिफिक कॉस्ट देखा था, कौन सा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और लास्ट स्पेसिफिक कॉस्ट देखा था कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट, KR, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सारे स्पेसिफिक कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद हमने देखा था बी वाला पार्ट, राइट। ए पार्ट था मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, फिर बी था मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर काउंट करना है, मेजर करना है तो उसे कैसे करेंगे। फिर उसमें दो एग्जाम्पल्स हमने समझे थे कि जिसमें हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे काउंट करते हैं ये देखा। उसकी दो फॉर्मूलाज हमने देखी थी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की दो फॉर्मूलाज हमने देखी थी। कौन सी थी? एक तो दूसरी थी, राइट, और एक शॉर्ट वाली देखी थी, एक शॉर्ट वाली देखी थी कि KO को कैसे फाइंड किया जाता है। दो फॉर्मूलाज हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे फाइंड करने हैं, उसकी दो फॉर्मूलाज हमने देखी थी, ठीक है। दो सम्स हमने सॉल्व किए थे मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब थर्ड अगर सम देखिए, थर्ड सम दिया हुआ है, एक कोई कंपनी की बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है, कोई कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, लायबिलिटीज और असेट्स। अब यहाँ पर ये सम में हमें क्या करना है? ये सम में जैसे लास्ट सारे सम्स में, लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे काउंट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अलग अलग फॉर्मूलाज देखी थी। वो फॉर्मूलाज क्यों देखी थी? वो फॉर्मूलाज यहाँ पर काम आएगी। समझ आए कैसे आएगी वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेवा लिमिटेड एज अ फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन March 31, 2018। यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है, राइट, लायबिलिटीज और असेट्स। अब ये वाले सम में ना हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन तक का ही काम है। ट्रेड क्रेडिट और ये फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स जो दिए हुए इनका काम नहीं है। हमें कहाँ तक सिर्फ काम है? यहाँ तक, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, यहाँ तक का काम है। अब देखो हर एक चीज के बारे में मेंशन किया हुआ है, अगर फॉर्मूलाज याद होगी तो जल्दी हम ये सम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी सेल फॉर ₹30। कोई एक इक्विटी जो कंपनी है वो इक्विटी शेयर कितने में सेल कर रही है? ₹30। अब ये जो दिए हुए ₹30 जो दिया हुआ है ये क्या है? मार्केट प्राइस। ये ₹30 जो प्रोवाइडेड है ये क्या है? मार्केट प्राइस है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंपनी जो है वो पे करेगी, पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड ऑफ ₹3 पर इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर पर कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है? ₹3।
राइट। उसके आगे लिखा है विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6% पर एनम फॉर एवर। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ के परसेंटेज भी दिए हुए, कितना दिया हुआ है 6% पर एनम। और एज्यूम करने के लिए बोला है कि 35% जो है वो क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। 35% जो है वो क्या दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ये पूरे सम में हमें दो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सम सॉल्व करना है। ठीक है, कितने कंडीशन, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, दो कंडीशन। अगर उसमें से पहला ऑप्शन हम देखें, पहला ऑप्शन लिखा है कैलकुलेट WACC। WACC मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें कैलकुलेट करना है ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और ये सारी जो कंडीशंस दी हुई है, इसके बेस पे हमें WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है, जब हमारे पास सबके कॉस्ट होंगे, जब हमारे पास सबके कॉस्ट होंगे। क्या हमारे पास सबके कॉस्ट है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, शॉर्ट टर्म लोन, यहाँ पर सबके कॉस्ट हमें नहीं दिए हुए, सबके कॉस्ट नहीं दिए हुए। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स फाइंड करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड करेंगे, और वैसे ही कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन भी फाइंड किया जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन आता है जैसे ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट तो हमने फाइंड नहीं किया, तो शॉर्ट टर्म लोन की क्या फॉर्मूला आएगी, हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर को कैसे फाइंड करते हैं, उसकी कॉस्ट की फॉर्मूलाज देखी थी। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन जो है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन जो है वो तो नहीं देखा था। तो ये जो शॉर्ट टर्म बैंक से लोन लिया जा रहा है, ये भी क्या है, वो कंपनी के लिए डेट है, ये क्या है, कंपनी के लिए डेट है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में जो फॉर्मूला देखी थी कि R1 - T, वही वाली फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगी, राइट। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर का कॉस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, कॉस्ट हमें किस में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। इक्विटी शेयर का अगर कॉस्ट फाइंड करें तो इक्विटी शेयर में ना सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है कि कंपनी जो है वो अपना इक्विटी शेयर जो है वो कितने में बेच रही है, ₹30। अब ये जो है ना ₹30 के बारे में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मार्केट प्राइस। ये कितना दिया हुआ है, मार्केट प्राइस। हमें जाना है बुक वैल्यू से, राइट। पहले हम किससे, किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बुक वैल्यू से। उसके बाद हम मार्केट प्राइस से इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करेंगे, राइट। पहले हम ऑप्शन 1 अगर सॉल्व करें, ऑप्शन 1 हम सॉल्व करें अगर, ठीक है, ऑप्शन 1 उसमें सबसे पहला हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब याद हो तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके 4 डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखे थे। ठीक है, 4 डिफरेंट अप्रोचेस देखे थे कि जिसमें हमने देखा था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, राइट। उसके बाद देखा था डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। अब क्वेश्चन में अगर ग्रोथ के बारे में मेंशन किया है तो हम कौन से अप्रोच से जाएंगे, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। अगर क्वेश्चन में देखे तो क्या दिया हुआ था, राइट, दिया हुआ है कि वो जो है इक्विटी शेयर जो है विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6% पर एनम फॉर एवर। यहाँ पे ग्रोथ के परसेंटेज जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कितने दिए हुए हैं, 6%, राइट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला लिखी जाएगी, डिविडेंड प्राइस। ठीक है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच और डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच में सिर्फ ग्रोथ परसेंटेज का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसे हम KE भी बोलते हैं, KE इज इक्वल टू D/NP प्लस ग्रोथ इनटू 100, राइट, D/NP प्लस ग्रोथ इनटू 100। ये कौन सा है, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच है, राइट। अगर यहाँ पर ग्रोथ के बारे में मेंशन नहीं किया होता, यहाँ पर नहीं बताया होता कि ग्रोथ जो है वो ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया होता तो यहाँ पर प्लस G आता ही नहीं, क्या हो जाता, D/NP इंटू 100, राइट, D/NP इंटू 100। लेकिन यहाँ पर जब ग्रोथ बताई गई है, ठीक है, ग्रोथ के बारे में मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। अब इसे ही सॉल्व करते, तो पहले डिविडेंड पे हमें क्या लिखना है, डिविडेंड में अगर परसेंटेज में दिया होता तो हम काउंट करते। यहाँ पर डिविडेंड जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि ₹3 पर ईयर
जो है कंपनी नेक्स्ट ईयर से डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। एक इक्विटी शेयर पर कितना प्रोवाइड करने वाली है कंपनी नेक्स्ट ईयर से डिविडेंड? ₹3। तो अब डी पे तो चलो पता चल गया कि कितना है, डी पे हम लिखेंगे 3, लेकिन हम एनपी पे क्या लिखेंगे? एनपी पे हम क्या लिखेंगे, राइट? तो एनपी पे 30 नहीं लिखा जाएगा। पहले ये जो दिया हुआ है, ये जो है ₹30, ये मार्केट प्राइस है। हमें बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले पूरा सम सॉल्व करना है, ठीक है? WACC पहले अगर हम जो फाइंड करेंगे वो होगा बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब एनपी हमें कितना मिलेगा? अब यहाँ पर जाए, ठीक है? यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर ₹40 लाख, 40 लाख रुपीस के क्या है? इक्विटी शेयर। और कितने हैं? 2 लाख। कितने इक्विटी शेयर है? 2 लाख, राइट? तो अगर एनपी फाइंड करना है तो एनपी कैसे फाइंड होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे कि एनपी इज इक्वल टू 40 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है? 40 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे, राइट? तो ये जीरोस कट, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा आंसर। मतलब 3 पे तो हमें पता था, सॉरी डी पे तो हमें पता था 3 लिखना है, एनपी पे क्या लिखा जाएगा? 20 और प्लस ग्रोथ, ठीक है? प्लस ग्रोथ के परसेंटेज 6 इंटू 100, 6 इंटू 100। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21%। क्या आंसर आएगा? 21%। अब ये फाइंड क्यों किया हमने? एनपी फाइंड क्यों किया अगर हमें क्वेश्चन में 30 दिया हुआ था? इससे भी हमें एनपी 30 रख के भी सम सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले हम बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग सम सॉल्व करेंगे। अगर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो हमारा के ई क्या आया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें कितना मिला? 21%, ठीक है? अलग अलग कॉस्ट फाइंड करना है, उसमें से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया। सेकेंड जो है हम क्या फाइंड करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स KP, जैसे KE हमने फाइंड किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब वैसे ही KP फाइंड करें, राइट? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब KP अगर फाइंड करना है, ठीक है? सेकेंड कॉस्ट हम कौन सा फाइंड करने वाले हैं? यहाँ पर लिख रहे हैं KP, राइट? KP फर्स्ट कौन सा फाइंड किया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेकेंड जो है वो कौन सा है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इसे फाइंड करने की फॉर्मूला क्या आती है? KP, जैसे हम डिनोट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को, KP इज इक्वल टू DP अपॉन NP इंटू 100, कि जहां पर DP पे हमें क्या लिखना है? DP पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो दिया हुआ है 11.5%, ये कहाँ लिखा जाएगा? DP पे 11.5, ठीक है? अब NP पे क्या लिखा जाएगा? ठीक है, NP पे जो यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपीज ईच, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है 100 रुपीज ईच, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 और ये हो जाएगा इंटू 100, तो इसका आंसर क्या आएगा? 11.5%। KP हमें क्या मिला? 11.5%, राइट? अब थर्ड कॉस्ट कौन सा फाइंड करना है? दैट इज डिबेंचर, ठीक है? डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, KD जिसे बोला जाता है। थर्ड हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ, ठीक है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, क्या? तो कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है? किस जिसे हम डिनोट करेंगे KD से। इसकी फॉर्मूला क्या आती है? R1 माइनस टी, R1 माइनस टी। यहाँ R पे कौन से परसेंटेज लिखेंगे? 10%, राइट? ये टेबल में जो प्रोवाइडेड है यहाँ पे हम R पे लिखेंगे 10 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी। अब T पे क्या लिखेंगे? याद है T होता है टैक्स रेट, T क्या होता है? टैक्स रेट। और T यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है कि हमें एज्यूम करना है, मान लेना है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना दिया गया है? 35%। यहाँ पर हम लिखेंगे 35 डिवाइड बाय 100। अब जब इसे सॉल्व करें ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3, ठीक है? 1 माइनस 3.5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.5%, ठीक है? देखो जैसे KE हमें मिल गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें मिला 21%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या मिला? 11.5%। वैसे ही कॉस्ट ऑफ डेट हमें कितना मिला? 6.5%, राइट? अब लास्ट क्या फाइंड करना है? शॉर्ट टर्म लोन। इसकी भी वही फॉर्मूला आएगी कि कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, इसमें भी वही फॉर्मूला लिखेंगे जो डेट में लिखी थी। क्या? KD लिखेंगे, यहाँ पर भी KD इज इक्वल टू
R1 माइनस टी, के डी इज इक्वल टू R1 माइनस टी, राइट। अब जहां पर R पे क्या परसेंटेज लिखेंगे, जैसे हमने डिबेंचर्स में यहाँ पर कितना लिखा 10 जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। अब शॉर्ट टर्म बैंक लोन जो है वहां पर भी R में यहाँ पर लिखा जाएगा 12, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 35/100। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.8%। क्या आंसर आएगा 7.8%। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, WACC, राइट, इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब ये कैसे मिलेगा, हमें सबसे पहले उसके लिए कॉस्ट फाइंड करने थे अलग अलग के, ठीक है, अलग अलग लाइबिलिटीज के कॉस्ट फाइंड करने थे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर कॉस्ट ऑफ डेट और लास्ट फाइंड किया कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। ये सारे फाइंड कर दिए। अब क्या फाइंड करना है, WACC। WACC की फॉर्मूला हमने देखी थी कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO इज इक्वल टू सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ये फॉर्मूला हमने देखी थी, राइट। तो उसके लिए हमें सारे कॉस्ट मिल गए, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि KE हमें कितना मिला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21%, KP हमें कितना मिला 11.5% मिला, फिर KD हमें कितना मिला यहाँ पर 6.5, और शॉर्ट टर्म का हमें KD कितना मिला 7.8%। अब अगर याद हो तो सेकेंड सम जब हमने सॉल्व किया, सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व किया था, हमने यहाँ पर टेबल बनाई थी जहाँ पर हमने सारे कॉस्ट लिखे थे और वेट लिखा था, सबका वेट और कॉस्ट का मल्टीप्लाई किया था, राइट। और ऐसे करके हमने WACC फाइंड किया था। वही टेबल यहाँ फिर से हम बनाएंगे। क्लियर हुआ? जैसे हमने हर एक स्पेसिफिक कॉस्ट फाइंड कर लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने देखा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, राइट, और शॉर्ट टर्म लोन, इन सब के कॉस्ट हमने फाइंड कर ली, राइट। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, WACC काउंट करना है। WACC हमें क्या करना है, मेजर करना है वो कंपनी का। अब उसकी फॉर्मूला आती है, उसकी क्या फॉर्मूला आती है, सिग्मा XW डिवाइड बाय सिग्मा W इंटू 100, राइट। अब उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, राइट, जहां पर हम लिखेंगे कि स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, उसके ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। अब वो टेबल में पहला कॉलम जो है वो किसका होगा, सोर्स का, राइट। यहाँ पर जो भी दिया हुआ था, इक्विटी शेयर्स, राइट, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड शॉर्ट टर्म लोन, ये सारी चीजें किस में आएगी, सोर्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो है अमाउंट का, राइट। अब जो भी इसमें अमाउंट दिए हुए थे 40 लाख, 10 लाख, राइट, 30 लाख, 5 लाख, ये सारे अमाउंट यहाँ पर लिखा। अब ये कॉस्ट परसेंटेज हमें फाइंड करने थे, राइट। अब ऐसा होता है ना कि ये जो है अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने कॉस्ट क्यों फाइंड किए, राइट। कॉस्ट ये जो दिए हुए थे ना कि 11 पॉइंट दिया हुआ है, 10%, ये कॉस्ट नहीं दिया हुआ, राइट, ये सारे कॉस्ट नहीं दिए। कॉस्ट हमने आफ्टर कॉस्ट हमें फाइंड करना पड़ता है, राइट, आफ्टर कॉस्ट, ठीक है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो आता है, ये हमने सबका फाइंड किया, इक्विटी शेयर का भी किया, प्रेफरेंस शेयर्स का भी किया। तो हमने फाइंड किया कि KE हमने जब फाइंड किया KE, तो क्या था, KE पे लिखेंगे 21%, KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो क्या आया हमारा 11.5%, फिर KD कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स वो क्या आया 6.5%, फिर कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन वो कितना आया 7.8%। ये सारी चीजें, ये कॉस्ट हमें मिल गए। अब क्या करना है, अगर मुझे वेटेड कॉस्ट मतलब XW इसका मतलब क्या होता है, वेटेड कॉस्ट का मतलब होता है XW, ठीक है, वेटेड कॉस्ट क्या होता है XW। जैसे अमाउंट जो है वो रुपीस में है, कॉस्ट परसेंटेज में है, ये क्या होगा, ये भी अमाउंट में होगा लेकिन इसे बोला जाएगा XW मतलब क्या, कि जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे XW वेटेड कॉस्ट मिलेगा, राइट। कि जब 40 लाख इंटू 21% करेंगे, 40 लाख इंटू 21%, तो आंसर क्या आएगा 8,40,000। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होगा, 10 लाख इंटू 11.5%, तो आंसर आएगा 1,15,000। वैसे ही 30 लाख इंटू 6.5%, तो आंसर आएगा 1,95,000, राइट। फिर सेम 5 लाख इंटू 7.8%, इसका आंसर क्या आएगा 39 लाख, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला XW। अब क्या करना है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा पता है, ये हमारे लिए हो जाएगा टोटल वेट, राइट। यहाँ पर भी जो दिया हुआ था ये क्या था, टोटल था, लेकिन यहाँ पर ना ये हमें
ट्रेड क्रेडिट का काम नहीं है, ट्रेड क्रेडिट का काम नहीं है, तो 2 लाख माइनस कर देते हैं, 87 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे, 85 लाख, मतलब जब 40 लाख, 10 लाख, 30 लाख और 5 लाख का प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 85 लाख। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा W, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा टोटल वेट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है XW, कि जहां पर ये सारों का जब प्लस करेंगे क्या आएगा 11,89,000, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये जो होगा ये होगा XW। ठीक है, अब फॉर्मूला में भी तो वही सारी चीजें रखनी है, राइट, कि सिग्मा XW पे, सिग्मा XW क्या है हमारा ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11,89,000, राइट, और क्या है W है, राइट, सिग्मा W, ये टोटल वेट कितना दिया हुआ है 85 लाख, 85 लाख, यहाँ पर हम लिखेंगे 85 लाख और इनटू 100, राइट, तो जब 11,89,000 को डिवाइड किया जाएगा 85 लाख से, राइट, 11,89,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 85 लाख से, ठीक है, फिर इनटू करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 13.99%। क्या आंसर आएगा 13.99%। क्वेश्चन में बोला गया था कि कैलकुलेट करना है हमें WACC, वो कंपनी का हमें WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या करना है कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमें फाइंड करना है, राइट। अब हमें मिला क्या मिला 13.99%, ये हमें क्या मिला WACC, राइट। तो अगर याद हो ये ₹30 लिखा हुआ था, ₹30, ये मैंने बोला था मार्केट प्राइस है, ये क्या बोला था मार्केट प्राइस है, तो अब क्या करेंगे सिर्फ KE में चेंज आएगा, यहाँ इसके परसेंटेज में ही चेंजेस आएंगे, राइट। क्या करेंगे जैसे KE फाइंड किया था हमने, KE फाइंड किया था ना, तो नीचे हमने NP पे क्या लिखा था 20 लिखा था, NP पे क्या लिखा था 20, अब क्या लिखेंगे NP पे 30 लिखा जाएगा, राइट। डिविडेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रोथ परसेंटेज में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट, डिविडेंड भी वही रहेगा, ग्रोथ परसेंटेज भी वही रहेगा, सो चेंज किस में आएगा NP में, NP में चेंज आएगा कि NP पे अब क्या लिखेंगे 30, NP पे क्या लिखा जाएगा 30 लिखा जाएगा, राइट। फिर उसके हिसाब से हम KE फाइंड करेंगे, उसके हिसाब से क्या फाइंड किया जाएगा KE, जैसे हमने बुक वैल्यू पे सम सॉल्व किया, राइट, कि हमने जब KE फाइंड किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हमने फाइंड किया, राइट, तो तब हमने NP पे क्या लिखा था 20 लिखा था, राइट, NP पे क्या लिखा था 20, मतलब हमने सम काउंट किया अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने सम काउंट किया, राइट। अब क्या करना है कंसिडरिंग इक्विटी शेयर्स एट मार्केट वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू पे इक्विटी शेयर्स को कंसिडर करते हैं, जहां पर हम KE अगर फाइंड करें, क्या फाइंड करना है KE, राइट, KE की फॉर्मूला क्या आती है D/NP प्लस ग्रोथ इनटू 100, राइट, ग्रोथ अगर क्वेश्चन में मेंशन की है तो G लिखेंगे, राइट, ग्रोथ को प्लस किया जाएगा, जहां D तो है वो तो सेम ही रहेगा, क्या हो जाएगा 3%, ठीक है, और डिवाइड बाय 30, अब NP पे क्या लिखना है मार्केट वैल्यू लिखनी है, मार्केट प्राइस कितनी दी हुई थी ₹30, राइट, तो क्या करना है कि 3/30, अब प्लस जी पे क्या लिखेंगे 6% और इंटू 100, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16%, क्या आंसर आएगा 16%, ठीक है। तो टेबल में और कहीं चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पर एक चेंज आएगा, ठीक है, 40 लाख के सामने अब कॉस्ट क्या होगा हो गया इक्विटी का, कॉस्ट हो गया इक्विटी का 16%, ठीक है। अब 40 लाख इंटू 16%, 40 लाख इंटू 16%, तो यहाँ पर आएगा 6,40,000, क्या आ जाएगा 6,40,000, राइट। अब नीचे यहाँ पर जब इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 9,89,000, राइट, 9,89,000, ठीक है। लास्ट सम में भी तो यही किया था, सबका टोटल किया था, राइट, 11,89,000 आया था। अब वही फाइंड करना है WACC, अब ये वाली टेबल फिर से बनानी है, राइट, कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है, पहले हमने बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग सम काउंट किया, अब यहाँ पर क्या है सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे ही, इक्विटी शेयर्स पे ही मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यही टेबल फिर से बनाएंगे। अब क्या करना है सिग्मा XW, ठीक है, ये सिग्मा XW क्या लिखा है 9,89,000, ठीक है, 9,89,000 और डिवाइड करेंगे ये, ठीक है 85 लाख, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, डिवाइड होगा 85 लाख इनटू 100,
अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.63%। 11.63%। क्लियर हुआ? ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ऑप्शन 1 के हिसाब से हमारा सम सॉल्व हो गया। हमें WACC फाइंड करना था। ठीक है, ऑप्शन 1 से हमें क्या फाइंड करना था? WACC। हमने जब फाइंड किया तो जब बुक वैल्यू पे जब हमने फाइंड किया तो हमारा आंसर आया था 13.99%। राइट, और जब मार्केट वैल्यू पे फाइंड किया WACC इक्विटी शेयर्स का, तो हमारा आंसर क्या है? 11.63%। तो जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन रख के हमने WACC काउंट किया, अब क्या करना है? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें WACC काउंट करना है। राइट, फर्स्ट कंडीशन में क्या था? हमें हर एक कॉस्ट फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। राइट, और शॉर्ट टर्म बैंक लोन जो दिया हुआ था उसका भी कॉस्ट फाइंड करना था। वो सारे कॉस्ट फाइंड करके हमने WACC काउंट किया। एक बार हमने इक्विटी की बुक वैल्यू पे रख के काउंट किया, और इक्विटी की मार्केट प्राइस पे रख के हमने WACC काउंट किया। तो हमें 2 WACC मिले। राइट, जो बुक वैल्यू पे मिला था उसके परसेंटेज कितने आए थे WACC के? 13.99%। और जब मार्केट वैल्यू पे रखी, मार्केट वैल्यू जो ₹30 दी हुई थी इक्विटी की, मार्केट वैल्यू क्या दी हुई थी? मार्केट प्राइस ₹30। तो उस पे क्या आया था WACC? 11.63%। अब क्या करना है? सी, अब सेकंड कंडीशन दी हुई है। सेकंड कंडीशन जो दी हुई है उसमें क्या लिखा है? कंप्यूट न्यू WACC। हमें नया WACC काउंट करना है इफ, कंडीशन दी है, इफ कंपनी रेजेस एन एडिशनल ₹20 lakh। अब देखो, लास्ट अगर याद हो तो क्या, यहाँ इस साइड यहाँ पर मैंने टेबल बनाई थी, लाइबिलिटीज और असेट्स थी। राइट, कि जहाँ पर इक्विटी था, प्रेफरेंस शेयर्स था, डिबेंचर्स था। राइट, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन और फिर ट्रेड क्रेडिट था, और उस तरफ असेट्स थे, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। लेकिन ट्रेड क्रेडिट तो हमारे कोई काम का नहीं था, ट्रेड क्रेडिट तो हमने काउंट किया ही नहीं था, हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन तक का काउंट किया था। तो यहाँ ऐसा बता रहे हैं कंडीशन में कि अगर कंपनी जो है 20 लाख रुपीज जो है, राइट, 20 लाख रुपीज जो है कंपनी एडिशनल जो है रेस कर रही है, बाहर से लेके आ रही है। राइट, तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा, वो टेबल में एक और ऐड हो जाएगा, 20 लाख रुपीज जो है डेट। ठीक है, 20 लाख रुपीज की क्या कर रही है? डेट जो है एडिशनल लेके आ रही है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, बाय इशुइंग 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स को इशू कर रही है। राइट, ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज का। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड। कि इससे क्या होगा? जब कंपनी 20 लाख रुपीज का डेट एडिशनल लेके आ रही है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड जो है वो बढ़ जाएगा। अब इक्विटी डिविडेंड कितना दिया हुआ है? ₹2, 2.40। क्या हो जाएगा? इक्विटी डिविडेंड जो है वो बढ़ जाएगा 2.40। एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज्ड। अब ग्रोथ रेट जो था वो अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, अनचेंज्ड ही है, जो था वही रहेगा। राइट, इसमें ग्रोथ में कोई चेंजेस नहीं है। आगे दिया हुआ है, बट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल फॉल टू ₹25 पर शेयर। अब ये जब 20 लाख रुपीस की डेट जब कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए, कैपिटल स्ट्रक्चर में लेके आई डेट। राइट, तो क्या हुआ? डिविडेंड जो है वो बढ़ गया, और क्या हुआ? ग्रोथ रेट जो है वो तो जो जैसा था वैसा ही है, लेकिन उसकी वजह से इक्विटी शेयर जो है, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर मतलब एनपी जो है, एनपी कितना हो जाएगा? 25। एनपी कितना हो जाएगा? 25। अब मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया था तो एनपी कितना था? 30 रुपीज था। अब वो गिर के कितना हो गया? 25 रुपीज पर शेयर आ गया। अब क्या करना है? काउंट करना है। अब इसमें ना WACC हमें फाइंड तो करना है, इसमें क्या फाइंड करना है? हमें KE भी अलग से फाइंड करना है, और KE और KD हम फाइंड करेंगे। राइट, सबसे पहले हम KD फाइंड करते हैं। राइट, कॉस्ट ऑफ डेट को फाइंड करते हैं। उससे पहले ऑप्शन 1 हमने सॉल्व किया। ऑप्शन 1 हमने देखा कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एडिशनल डिबेंचर, के एडिशनल डिबेंचर जो और हम लेके आए, कंपनी जो है उसने और डेट इंट्रोड्यूस किया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो KD। ठीक है, पहले हम कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि न्यू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू R1 माइनस T, कि जहां पर R क्या है? R जो है 12% डिबेंचर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 12, और 1 माइनस T जो था टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट था। राइट, फर्स्ट कंडीशन में जो था टैक्स रेट,
तो वो 35% था। अब यहाँ पर टैक्स रेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट, टैक्स रेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, हम 35% ही एज्यूम करेंगे टैक्स रेट को। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 35/100, ठीक है, परसेंटेज में है 35/100, राइट। अब ये 12 और ये 1 माइनस 0.35, इसको जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.8%। क्या आंसर आएगा? 7.8%। सी, हमें कॉस्ट ऑफ डेट भी फाइंड करना है। ये कॉस्ट ऑफ डेट कौन सा है? ये नया वाला है, ठीक है। ये केडी जो है ये न्यू फाइंड किया है, जो पहले वाला था वो ओल्ड था। ये क्या है? केडी न्यू। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो न्यू, जो न्यू एडिशनल डिबेंचर जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये वो वाला है। कितना आया? न्यू कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 7.8%। अब क्या करना है? क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये सब करने के बाद जब कंपनी 20 लाख रुपीस लेकर आई, एडिशनल 20 लाख रुपीस लेकर आई, तो इक्विटी में भी चेंजेस आए, इक्विटी में चेंजेस आए, तो हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट? के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। इसमें तो हमें पता है D/NP प्लस G इंटू 100। अब यहाँ पर ग्रोथ रेट के बारे में बोला गया है कि ग्रोथ रेट जो है वो अनचेंज्ड है, मतलब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जाए तो ग्रोथ रेट कितनी थी? ग्रोथ रेट तो 6 थी। डी पे अब क्या लिखना है? डी पे अब लिखा जाएगा 2.40, 2.40, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो कितना हो जाएगा? 2.40, पहले अलग था। अब लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज, मतलब ग्रोथ रेट जो है जी पे हम क्या लिखेंगे? 6%। और एनपी क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ था एनपी क्या है कि जो इक्विटी की इक्विटी शेयर की जो प्राइस है, इक्विटी शेयर की जो प्राइस है वो गिर के कितनी हो गई? 25, पहले कितनी थी? 30, तो अब एनपी पे लिखा जाएगा 25, राइट, और प्लस 6 इंटू 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.6%। क्या आंसर आएगा? 15.6%। अब क्या कैलकुलेट करना है? WACC, राइट। ये कंडीशन के हिसाब से हमें KD भी मिल गया, केडी भी हमें मिला 7.8%, और के जो है वो भी हमें कितना मिला? 15.6%। तो जैसे हमने केडी फाइंड कर दिया, राइट, नया डिबेंचर्स, नया डेट जो कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही थी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, फिर के भी फाइंड किया, हमें ये दोनों अलग अलग मिले। अब क्या करना है? टेबल बनानी। जैसे हमने दो टेबल बनाई थी, एक जो बुक वैल्यू की थी और एक मार्केट वैल्यू की, वैसे ही सेम आंसर में ये टेबल भी बनेगी, जहां पर ये सोर्सेज है हमारे पास। लास्ट जो हमने फर्स्ट कंडीशन किया, ठीक है, पहले हमने जो फर्स्ट कंडीशन देखा उसमें हमारे पास सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन तक का ही था, शॉर्ट टर्म लोन तक का ही था। अब क्या है? एक न्यू डिबेंचर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, न्यू डिबेंचर्स इंट्रोड्यूस किए, तो सोर्स में एक और ऐड हो जाएगा, न्यू डेट, ठीक है, जिन कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, यहाँ पर न्यू डेट है जो वो भी ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद अमाउंट, जैसे ये सारी अमाउंट तो कहाँ से आई थी? वो टेबल में लायबिलिटीज और असेट्स की जो टेबल थी उसमें से ये अमाउंट आई, और ये 20 लाख की क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन था कि कंपनी जो है रेज कर रही है एडिशनल ₹20 लाख डेट, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख। और ये कॉस्ट जो अभी हमने फाइंड किया, हमने कौन से फाइंड किए? ये न्यू डेट का फाइंड किया, ठीक है, केडी जो न्यू है, राइट, याद रखना ये न्यू केडी हमने फाइंड किया, न्यू कॉस्ट ऑफ डेट, ये कितना आया था? 7.8%। और पहला इक्विटी जो है वो भी फाइंड किया, क्या है? 15.6%, राइट। अब याद रखना है कि जब भी एग्जाम में आए तो ध्यान दे के करना है, राइट। हम जल्दी जल्दी में वही वाली टेबल फिर से बना देंगे, अगर बना दी तो आंसर गलत आएगा। तो क्या करना है? पहले ये दोनों के परसेंटेज कॉस्ट जो है वो ध्यान देने कि अभी के ई जो हमें मिला, नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना मिला? 15.6%, और के डी, न्यू के डी हमें कितना मिला? 7.8%। अब क्या करना है? मुझे अगर वेटेड कॉस्ट फाइंड करना है, ये मैंने बताया था कि वेटेड कॉस्ट अगर फाइंड करना है तो क्या होगा? वेटेड कॉस्ट को बोला जाता है XW, ठीक है, XW बोला जाता है वेटेड कॉस्ट को। मतलब ये 40 लाख मल्टीप्लाई 15.6%, फिर मेरा आंसर क्या आया? 6,24,000। अगेन वही चीज रिपीट होगी, 10 लाख इंटू 11.5%, ये 1,50,000। सारे के साथ सेम ही करना है, सेम ही किया, तो इन सब का टोटल कितना आया? 11,29,000। इन सब का टोटल कितना आया? 11,20,000, अब यहाँ पर भी टोटल चेंज हो गया, यहाँ पर जो है टोटल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एडिशनल डेट जो इंट्रोड्यूस किया कंपनी ने नया डेट इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर टोटल अलग हो गया, राइट, कि 1,05,00,000,
यहाँ पर कितना हो गया 11,29,000। तो हमें पता है ये क्या है सिग्मा एक्स डब्ल्यू, और ये क्या है टोटल डब्ल्यू है, टोटल वेट है। तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू पे क्या लिखेंगे 11,29,000, यहाँ लिखा जाएगा 11,29,000। और सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, ये टोटल वेट पे लिखा जाएगा 1,00,000 1,05,00,000 इंटू 100 करेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे राइट, तो हमारा आंसर आएगा 10.75%। समझ आया 10.75%। क्वेश्चन में हमें बोला ही गया था कि कंप्यूट न्यू WACC, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 में हमने नए 3 WACC फाइंड की, 3 WACC फाइंड किए। एक जो था वो था बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, दूसरा जो हमने फाइंड किया वो था मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, और थर्ड जो था, ठीक है, थर्ड जो एडिशनल डेट इंट्रोड्यूस किया उसका था। ठीक है, कितना आया हमारा KO, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारा कितना है 10.75%। तो अभी जैसे आज हमने क्वेश्चन 3 देखा, ऐसे आगे और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।